Hey everyone, welcome to PSR Point. I hope you are all doing fine. आज की वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकंड स्कॉलर एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके गुरु प्लेटो की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है, then please go watch it and give it a thumbs up if you like that video. Let's begin. First question is explain the Aristotelian view of politics. To what extent do you think it has contributed to the development of modern day constitutional democracies? ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए 2021 में आया था। क्वेश्चन की शुरुआत में आप एरिस्टोटल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो विद हिज बुक द पॉलिटिक्स। अपनी इस बुक में वो बताते हैं कि पॉलिटिक्स जो है एक्चुअली क्या है। नेचर ऑफ स्टेट जो है उनका नोशन है पॉलिटी से। इनफैक्ट वो कहते हैं कि पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आपने एथिक्स में भी पढ़ा होगा एरिस्टोटल के गोल्डन मीन गोल्डन रेशियो वाले टॉपिक को कि इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। वही चीज वो गवर्नमेंट के लिए भी बोलते हैं कि मॉडरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कॉम्बिनेशन हो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, जिसमें डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की के बेस्ट फीचर्स हों। एरिस्टोटल एम्फसाइज करते हैं कॉमन गुड पे। अब इस पैराग्राफ में हम इस फीचर को देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में यानी कि आज की मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में हम किस तरह से इस चीज को अडेप्ट करते हैं। कॉमन गुड तो आज भी सेंट्रल एम है पॉलिटिक्स का, जो रेजोनेट करता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को। स्टेट एग्जिस्ट करती है ताकि वो प्रमोट कर सके सिटीजन्स की वेलबींग को। एम्फसाइज किस चीज पे हो रहा है यहाँ पर? सोशल वेलफेयर पे, इक्वालिटी पे और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स पे। एरिस्टोटल का ये जो आइडिया है ना मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने बहुत सारी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम्स की डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं ये बात, तो जहाँ पर हम बैलेंस ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, separation of power, and to establish an independent judiciary and legislative bodies in the modern. एरिस्टोटल स्ट्रेस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप पे और सिविक वर्च्यूज पे, क्योंकि ये दोनों चीजें ही गुड सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज में भी हम सिटीजन पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जांपल वोट डालना या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसीज में पार्टिसिपेशन डायरेक्टली करना, सिविक एंगेजमेंट, कल्टिवेशन ऑफ सिविक वर्च्यूज जैसे कि टॉलरेंस, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करते हैं टिरेनी को और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज में डेवलपमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की और रिकॉग्निशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। एरिस्टोटल की ये स्टेटमेंट 2017 में 15 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। हम जानते हैं कि एरिस्टोटल एक कंजर्वेटिव है और उनके लिए रेवोल्यूशन का मतलब जो है वो हमारी डेफिनेशन से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम रेवोल्यूशन को समझते हैं कि एक कंप्लीट ओवरथ्रो है सिस्टम का और वायलेंट होगा नॉर्मली। बट एरिस्टोटल के लिए छोटा सा चेंज भी गवर्नेंस के अंदर एक तरह का रेवोल्यूशन ही था। उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की डिटेल में स्टडी की और उन्होंने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दी थी रेवोल्यूशन के कॉजेस की, जो दो तरह की हैं, जैसे कि जनरल कॉजेस और पर्टिकुलर कॉजेस फॉर रेवोल्यूशन, also called as regime specific causes. आंसर लिखते हुए आप इन दोनों कॉजेस को अच्छे से टेबल में लिख सकते हैं। According to Aristotle, whether it is a tyranny or aristocracy, the most common cause is the feeling of inequality. And even if there is inequality in the society, whether it is imagined or real, there is a possibility of revolution. यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि रियल में ही इनइक्वालिटी हो, अगर किसी को ये महसूस भी होता है कि इनइक्वालिटी है या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तब भी रेवोल्यूशन होने की संभावना है। तो एरिस्टोटल एक सजेशन देते हैं इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि रूलिंग क्लास को बहुत एक्सट्रीमली कॉशियस होना पड़ेगा इस चीज के लिए, ताकि
दूसरे लोगों में ये भावना ही डेवलप ना हो कि उन्हें अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है। तो आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है वो आइडिया ऑफ जस्टिस से भी लिंक करते हैं। वो कहते हैं इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। अब अरिस्टोटल जो है वो सपोर्ट करते हैं मेरिटोक्रेटिक सिस्टम को, और वो कहते हैं कि जस्टिस के ना दो डायमेंशंस होते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड द अदर वन इज रेटिफिकेटरी जस्टिस। ये दोनों डायमेंशंस जो है उनसे वो एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन लेके आते हैं। अब बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो है वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर वन बिकॉज इट डील्स विद फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, determine the criteria for distribution of offices, resources, privileges, etc. Treat equals equally का मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, हालांकि ये आप पेपर में कोट नहीं कर सकते, बट स्टिल, जैसे कि दो बच्चे हैं, both are 5 year old and they demand something, for example a toy, then you have to give that thing to both of them equally. आप उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। And the other point is treat unequally. For example, एक healthy person है and the other one is handicapped, and both are demanding, for example, a wheelchair. But the handicapped person need the wheelchair, healthy person does not. So this would be the example where they both should be treated unequally. The person who need the thing should be provided with that particular thing. तो इसके अंदर आप ये वाले एग्जाम्पल्स तो कोट नहीं कर सकते, बट इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। जो आपको इसमें चीज लिखनी है वो ये है कि if state favors one and discriminates against others despite two people having equal merit, then it would lead to the feeling of dissent and sedition. If equals are not treated equally, then there will be injustice. And similarly, it means if states should recognize the differences of the merit of the two people and should reward accordingly in proportion to the value of their work for the society. According to Aristotle, if state neglects above approach, there will be a danger of revolution. Hence, he does not support absolute equality, rather support proportional equality. Next question here, central to Aristotle's political thought in his classification of the different type of political constitutions in the politics evaluate. तो इसके अंदर आपको जो पॉलिटिक्स नाम की एरिस्टोटल की बुक है उसके अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है, आपको उसी क्लासिफिकेशन को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है या लिखना है। हम जानते हैं कि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया है, पिछले क्वेश्चन में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और पॉलिटी को कहते हैं इट इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिन और एंड होती है स्टेट पे, तो स्टेट कितना इंपॉर्टेंट है दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो गवर्नमेंट ऑफ वन, वो अगर ट्रू फॉर्म में है अपने, यानी कि सबके भले के लिए काम कर रही है, देन इट इज कॉल्ड रॉयलिटी या फिर मोनार्की। बट इफ इट गेट्स करप्टेड या परवर्टेड इन लैंग्वेज ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है, कि वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेक्शन के लिए ही अच्छी हो, बाकियों को वो नुकसान पहुंचाए, देन इट बिकम्स अ टिरेनी। गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, दैट इज एरिस्टोक्रेसी, बट इफ इट बिकम परवर्टेड देन इट बिकम्स ओलिगार्की, ठीक है, दैट इज रूल ऑफ few rich people. Government of many, that is a constitutional government. And the poorest form of this will be the democracy. However, out of all of these perverted governments, democracy will be the least corrupted. ठीक है? Comment on the state is a creation of nature and man is by nature a political animal. This question came in 2011. इसमें फिर से हम पॉलिटिक्स जो एरिस्टोटल की बुक है उसे कोट करते हुए बताएंगे कि उन्होंने इसमें लिखा है कि पॉलिटिकल एनिमल है मैन, क्योंकि ही इज अ सोशल क्रिएचर विद पावर ऑफ स्पीच एंड मॉरल रीजनिंग। थ्रू दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सोसाइटी है, इसमें जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल सेटअप में रह रहे हैं, दैट मेक्स अस मोर ह्यूमन। If
someone is living outside the society, he might be an animal or beast or a god, right? But because man is a political animal, that is why he has to live in the society. पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि नेचर जो है मैन का इस तरह से बना हुआ है कि उसे स्टेट के अंदर ही रहना पड़ेगा। उसकी जो जिंदगी है उसका ट्रू सेंस तब भी पॉसिबल है जब वो स्टेट में रहे। देयरफॉर वो कहते हैं कि स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन। एरिस्टोटल का एक कोट है, वो कहते हैं स्टेट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। और अगर स्टेट की एब्सेंस होगी तो मैन जो है वर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिस्टोटल यूज करते हैं टीलोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दैट मैन इज डेस्टिन्ड टू लिव अंडर द स्टेट एज ही इज नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल ऑफ हिज नीड्स। अब ये टीलोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक कीवर्ड है, आपने पीएसआर में डियोंटोलॉजिकल टीलोलॉजिकल के बारे में पढ़ा होगा, बट आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट यूज दिस वर्ड्स, इट विल मेक योर आंसर मोर रिफाइंड और लगेगा कि आपने पीएसआई की जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से यूज किया है। नेक्स्ट कोट है, वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज ईदर अ बीस्ट और गॉड बट कैन नॉट बी अ मैन, जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। एरिस्टोटल सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो इंसान के बाद में है, मैन के बाद में है, राइट? हम पहले प्रिमिटिव मैन थे, उसके बाद वो इकट्ठा हुए, दे सेड let's be together, let's form a community, and they started living and formed some political setup kind of thing, and that became a state ultimately. But logically वो कहते हैं कि स्टेट फिर भी प्रायर है मैन से। Next question is, comment on the authority of the master and that of the statements are different from one another। एरिस्टोटल का ये कोट 2004 के पेपर में आया था। अब ये कोट जो है एक्चुअली एक तरह का क्रिटिसिज्म है टू दी प्लेटोज आइडिया। आपने सुना होगा कि एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेटो इज माय फ्रेंड बट ट्रुथ इज माय बिगर फ्रेंड। तो एरिस्टोटल जो है चैलेंज करते हैं प्लेटो के आइडिया को। आपने पढ़ा होगा प्लेटो का कम्युनिज्म, जिसमें वो फैमिली और प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो स्टेट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी फैमिली है और इसका जो हेड है वो फिलोसोफर किंग है अल्टीमेटली, एंड उसके पास सारे बच्चों का अल्टीमेट अथॉरिटी है, राइट? और जो भी स्टेट के अंदर बच्चे हैं दे हैव टू अबाइड बाय द फिलोसोफर किंग, अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस होनी चाहिए। और उन्होंने बोला है कि लाइक द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, प्लेटो एक्सपेक्ट करते हैं सिटीजन्स को टू सैक्रिफाइस देयर इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेट एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट। बट एरिस्टोटल जो वो कहते हैं कि प्लेटो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड पॉलिटिकल। इन अदर वर्ड्स प्लेटो सैक्रिफाइस पर्सनल फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल। तो एरिस्टोटल का क्या आइडिया है इसमें? वो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है एट द स्टेट लेवल कैन नॉट बी प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली। स्टेट इज नॉट अ फैमिली बट फैमिली ऑफ फैमिलीज। एरिस्टोटल इस बात से भी आर्ग्यू करते हैं that law of state should reflect interest of different families. Hence, the law governing the state should not be dictated only by one person from the top. Rather, they should be outcome of deliberation among different citizens representing different families. Thus, law of state should be reconciliation among conflicting interest. Aristotle suggest करते हैं to maintain difference between personal and political. There is no need to sacrifice one for another. Thus, he suggests states should not try to achieve excessive unity. Rather, it should try to achieve unity in diversity. That is why Aristotle propose करते हैं that authority of statesmen is different from the authority of the masters. That's it for today. Our last question जो है 2002 में पूछा गया है, the police exist by nature and that it is prior to the individual। वो हमने पिछले इसी वीडियो के एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा। बट इफ़ यू वांट टू राइट दिस आंसर प्लीज़ इसे लिखिए और इस टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड कर सकते हैं और पीयर रिव्यू भी आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई आंसर चेक नहीं करेगा then I'll make sure to give it a review
as soon as possible. Link is in the description. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो then please give it a thumbs up, leave a comment below and subscribe to my channel for more such videos, and I'll be coming up with more topics of PSI optional only on PSI Point. Till then, thank you, take care, bye bye.